आज हम लोग एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का चैप्टर 5 देखेंगे, जो हमारा है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, जो हमारा पृथ्वी है उसको चारों तरफ का आवरण जो है वो कैसा है, उसके बाद में हमारी पृथ्वी की क्या क्या विशेषताएं हैं, पृथ्वी जो ऊपरी परपट्टी में रहते हैं उसमें से कौन कौन से तत्व मौजूद, यानी कि पूरी पृथ्वी का जो है एक आवरण, उसकी पृथ्वी के हर एक पहलू को आज हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, पृथ्वी के कितने मंडलों में बांटा गया हुआ है, ये सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में देखेंगे। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने देखा था कि चैप्टर 1 में सौरमंडल में पृथ्वी, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है, पृथ्वी एक ऐसा प्लानेट है जहाँ जीवन है। उसका रीजन क्या था कि यहाँ जो भूमि थी वो रहने योग्य थी, जल जो है हम लोग को जीवित रहने के लिए, पीने के लिए ज़रूरी है, हवा जिससे हम लोग सांस ले सकते, ये सारी आवश्यक चीज़ें जो जीने के लिए ज़रूरी है ये कहाँ मौजूद है, हमारे पृथ्वी ग्रह पे मौजूद है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है, मानव यहाँ जीवित रह सकता है, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा पृथ्वी यहाँ पे क्या है, मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है, यानी ये बात कर रहा है पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कि पृथ्वी में 3 ऐसे घटक हैं, कौन कौन से घटक हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। जैसे कि उसमें हमारा भूमंडल यानी स्थल मंडल है, हम जो वायुमंडल रहते हैं वायुमंडल है, इसके अलावा जल मंडल है। ये पृथ्वी के 3 ऐसे तो 4 घटक हो जाते हैं, लेकिन 3 ऐसे घटक हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। वो क्या करते हैं, ये हमें एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जो पृथ्वी के ठोस भाग पे, पृथ्वी के ठोस भाग जिस पर हम लोग रहते हैं उसको भूमंडल कहते हैं, यानी कि उसको स्थल मंडल भी कहता है। जैसे मान लीजिए कि ये अगर हमारा पृथ्वी है तो ये ऊपरी परपट्टी जो होता है ये कितना होता है, ठोस होता है। ठोस क्यों होता है, क्योंकि ये चट्टानों वगैरह से मिलकर निर्मित होता है, इसलिए ये क्या होते हैं, ठोस होते हैं। और इसी पे हम लोग निवास करते हैं, इस पे हम लोग क्या करते हैं, निवास कहते हैं। इसी को ये क्या कहते हैं, भूमंडल। भू मतलब पृथ्वी, यानी कि भूमंडल कहें या स्थल मंडल कहें। आगे हम लोग देखते हैं कि गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घिरती है उसे वायुमंडल कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती है। और भी बहुत तरह की गैसें जो हैं जो कहाँ पाई जाती है, हमारे वायुमंडल में। अगर ये पृथ्वी है तो इसके चारों तरफ जो है, जो भी है एक लेयर है, ये क्या है, वायु का लेयर है। इस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, वायु का मंडल कहते हैं। यानी कि चारों तरफ जो ये घेरे हुई है ये क्या है, हमारा ये वायुमंडल है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं जिसमें बहुत तरह का भिन्न भिन्न प्रकार के जो है गैसें पाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर क्या पाता है, जल पाता है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाता है। आप देख सकते हैं कि कम से कम पूरे पृथ्वी पर लगभग 71% जो है हमारा क्या है, ये जल ही जल है। यानी 29% को आप स्थल देखते हैं, यानी कि पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाता है, जिसे जल मंडल कहा जाता है। जिसे क्या कहता है, जल मंडल। इस तरह हम लोगों ने पृथ्वी के 3 प्रमुख आयाम को देखा, पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण घटक को देखा। भूमंडल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, और स्थल मंडल भी कहते हैं। किस लिए कहते हैं, क्योंकि ये सबसे ठोस पदार्थ है। उसके बाद हम लोग देख लिए वायुमंडल हो गया। वायुमंडल हम लोग किस लिए कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, वायु का आवरण है, गैसों का आवरण है। तरह तरह के अलग अलग तरह के गैसें रहते हैं, जिसलिए इसको वायुमंडल कहते हैं। और पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग पे क्या होता है, जल है, जिसके कारण हम लोग इसको जल मंडल कहते हैं। यानी भूमंडल यानी स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल। ठीक है, जल मंडल में जल की सभी अवस्थाएं, वो तो अमूमन है कि जल मंडल है तो बर्फ भी होगा कहीं के, जैसे हम देख सकते हैं अंटार्कटिका में बर्फ ही बर्फ है, बर्फ भी होगा। बर्फ के बाद जल भी होगा हमारा, जल के बाद क्या होगा, जलवाष्प भी होगा। ठीक है, जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है। अब 3 महत्वपूर्ण घटक के बाद हम लोग का जीव मंडल भी है, एक चौथा घटक हो गया। यह सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि हमारा स्थल मंडल ही एक तरह का जीव मंडल हो गया। स्थल मंडल पे आपको क्या मिलेंगे, वहाँ रहने के लिए आवासित भूमि है, उसके बाद खाने के लिए भोजन है, पीने के लिए पानी है, जीने के लिए हमारा वायु है।
तो ये जब ये प्रमुख घटक जो पाए जाते हैं जो जीवन के लिए जरूरी है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीव मंडल कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब जो तीनों प्रमुख जो हम लोगों ने घटक पढ़ा, उस तीनों प्रमुख घटक का हम एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं। भूमंडल, भूमंडल को हमने क्या कहा था, स्थल मंडल भी कहा था। अब पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा था। जैसे मैंने बताया कि ये पृथ्वी है, इसकी ऊपरी सतह काफ़ी ठोस होती है, चट्टानों से मिलकर निर्मित होती है, इसीलिए इसके भूभाग को हम लोग क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं, यानी भूमंडल कहते हैं हम लोग। यह भूप्रपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना होता है। यह किससे किससे बना होता है, यह तो चट्टानों से भी मिलकर बनता है और मिट्टी की पतली परतों से मिलकर बनता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व जरूरी है। इसमें जीवों के लिए क्या है, पोषक तत्व जरूरी है। जैसे आप देख सकते हैं हम लोग के लिए पोषण है, आयरन हो गया, मान लीजिए बहुत तरह का आयरन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, बहुत सारे सिलिकॉन हो गया, ये बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व जो है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पे जो है पाया जाता है। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। अब उसकी ऊपरी सतह जो है, इसके दो मुख्य भाग, जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है कि इसका मुख्य दो भाग है। अब वो दो भाग कौन कौन से हैं, बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। आप देखते हैं पृथ्वी जो है, अगर ये मेरा पूरा पृथ्वी है, तो आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ मेरा एशिया कॉन्टिनेंट है, यहाँ मेरा यूरोप है, यहाँ अगर अफ्रीका है, इधर ऑस्ट्रेलिया है, इधर उत्तरी अमेरिका है, इधर दक्षिणी अमेरिका है, तो ये तो हमारा महाद्वीप पृथ्वी का भूभाग हो गया। तो ये हमारा स्थल मार्ग हो गया। ये सब जो आप 6 देख रहे हैं नीचे, मेरा अंटार्कटिका हो गया, ये मेरा 7 महाद्वीप हो गया, ये सातों महाद्वीप का हो गया, ये भूभाग हो गया, स्थलीय भूभाग होगा। लेकिन बांटा कितने भागों में है, 2 भागों में बांटा है। तो एक भाग मेरा क्या हो गया, महाद्वीप हो गया, दूसरा भाग क्या हो गया, आप देख सकते हैं कि इधर प्रशांत महासागर है, दोनों तरफ प्रशांत महासागर है, बीच में आप इस आकार का देखेंगे अटलांटिक महासागर हो जाएगा। उसी तरह ऊपर देखेंगे तो हमारा आर्कटिक महासागर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो आप हिंद महासागर हो जाएगा, नीचे देखेंगे तो आप दक्षिण महासागर हो जाएगा। तो इस तरह के इसको 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में दोस्तों बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी की सतह को 2 भागों में बांटा गया, जिसमें सबसे बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप के नाम से जाना गया तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना था। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सही बात है। जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक, आर्कटिक, ये दक्षिणी, ये सारे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसा कि चित्र बताया जा रहा है कि चित्र 5.1 में, यहाँ जो हमारा चित्र 5.1 है आप देख सकते हैं, ये 5.1 में आपको बताया गया है। मैं इसे अभी काफ़ी डीपली बताता हूँ। में विश्व के मानचित्र को देखिए, क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। स्थलीय भूभाग, समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि समुद्र के जल का जो तल होता है, मान लीजिए कि ये हमारा पृथ्वी हुआ, अगर ये मान लीजिए दक्षिणी महासागर हुआ, तो इसका जो तल होगा, इसका तल क्या होगा, ये सारे महासागर समुद्री जल का जो तल होता है सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई, जैसे हम लोग स्थल की, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर स्थल है हमारा उत्तरी अमेरिका, तो ये स्थल का अगर हमको ऊंचाई मापना है तो इस समुद्र के तल से मापा जाता है, और उस समुद्र के तल का जो माप होता है उसको हम लोग शून्य मानते हैं। उसी को शून्य आधार मान कर किसी भी स्थल की ऊंचाई का हम लोग पैमाना नापते हैं। यानी कि उसका आकलन कैसे करते हैं, समुद्र के तल को 0 मानते हुए किसी भी स्थल की ऊंचाई का हम लोग पैमाना निर्धारित करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इस चित्र में, ये आपका 5.1 है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये सारे चीज़ें कॉन्टिनेंट वगैरह को दिखाया गया है, जिसमें हमारा एशिया हो गया, यूरोप होगा, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, उसके बाद आप देख सकते हैं उत्तरी अमेरिका हो गया, इधर दक्षिणी अमेरिका हो गया। ठीक है, और उसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा 5 महासागर, कौन कौन से महासागर, इधर प्रशांत महासागर हो गया, उसके बाद में ऊपर आर्कटिक महासागर है, ये अटलांटिक है, इधर दक्षिणी चीन सागर है, इधर आप देख सकते हैं तो इधर भी हमारा क्या है, हिंद महासागर है, ये प्रशांत महासागर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें, और मैं आगे दिखाता हूँ इसके बारे में डिटेल से। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से कितना
किलोमीटर, लगभग 9 किलोमीटर के आसपास में है। अगर उसको हम मीटर में करते हैं तो एग्जैक्ट मीटर कितना होता है मेरा 8,848 मीटर ऊंचा। जैसा कि धीरे धीरे ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है घटते बढ़ती रहती है, तो अमूमन 8,850 भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा, 8,850 मीटर, जबकि एनसीईआरटी में 8,848 मीटर दिखाया जा रहा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना ट्रेंच। आप देख सकते हैं कि विश्व का जो सबसे गहरा भाग है वो क्या है, प्रशांत महासागर का मेरियाना ट्रेंच। अब देख सकते हैं सबसे ऊंचा स्थान, हम लोग यहाँ दो चीज देखेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा हो गया, माउंट एवरेस्ट जो 8,848 मीटर है, और विश्व का सबसे बड़ा गहरा प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। विश्व का सबसे गहरा भाग कौन सा हो गया, मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई कितनी है, 11,022 मीटर है। एक हो गया ऊंचा, वो ऊंचा शिखर हो गया जो हमारा 8,848 हो गया, और दूसरा हो गया गहरा यानी सबसे निचला बिंदु हो गया, वो हो गया हमारा मेरियाना गर्त 11,022 मीटर। यानी कि अब देख सकते हैं कि सबसे गहनतम मेरा क्या हो जा रहा है, यानी समुद्र की जो सबसे गहराई वाला बिंदु है वो सबसे ज़्यादा लगभग 11 किलोमीटर है, लेकिन ऊंचाई हमारा कितना है, लगभग 9 किलोमीटर। यानी इसको एग्जैक्ट अगर हम लोग मीटर में देखते हैं तो सबसे गहरा समुद्र ही है जो कि 11,022 मीटर है, और सबसे ऊंचा शिखर हमारा माउंट एवरेस्ट है जो 8,848 मीटर। यानी देख सकते हैं दोस्तों लगभग 20 किलोमीटर का अंतर है कि अगर समुद्र के गहराई यानी प्रशांत महासागर के मेरियाना गर्त से अगर हम लोग माउंट एवरेस्ट की दूरी तय करते हैं तो वो लगभग 20 किलोमीटर के आसपास में हमारा हो जाएगा। ये दूरी कम नहीं है, ये काफ़ी अधिक दूरी है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि क्या आपने कभी कल्पना किया कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है। अभी जैसे मैंने बताया कि समुद्र का गहराई पृथ्वी का सबसे ऊंचा भाग क्या था, माउंट एवरेस्ट था जो 8,848 मीटर था, जो कि इससे ज़्यादा है गहराई समुद्र की गहराई। इसका आकलन करना है कि ये कैसे संभव है कि जो ऊंचाई है ऊंचाई से ज़्यादा ही इसकी खाई है यानी कि गहराई है, जो मेरियाना गर्त है हमारा मेरियाना ट्रेंच है जो पैसिफिक ओशियन में है, प्रशांत महासागर में। आइए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, हम लोग एक एक चीज़ को रिवाइज करते रिकॉल करते चलते हैं कि हमारा पृथ्वी का जो है 3 महत्वपूर्ण घटक हो गया, भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल है। चूंकि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके एग्जामिनेशन में ये चीज़ें जो हैं काफ़ी याद भी रहेंगी, और मुझे नहीं लगता है कि दोबारा इसको सुनने या पढ़ने की ज़रूरत है। और एक चीज़ और मैं इसको बता देता हूँ कि ये चीज़ें मैंने अभी नहीं बताया है। ग्रीक भाषा में कुछ शब्द हैं जिसकी उत्पत्ति हुई है। ग्रीक भाषा में लिथास का क्या अर्थ होता है, लिथोफाइट्स जो होते हैं जैसे पत्थरों पे उगने वाले चीज़ होते हैं, उसी तरह लिथास का अर्थ होता है पत्थर, इटमास का अर्थ होता है वाष्प, ह्यूडार का अर्थ होता है जल, बायोस का अर्थ होता है जीवन। आप चारों भाषा को देख सकते हैं कि अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बताया जाए कि ये लिथास शब्द का अर्थ क्या है तो आप उसको क्या बताएंगे, पत्थर। उसके बाद में इटमास वाष्प हो गया, ह्यूडार जल हो गया, बायोस तो जानते ही हैं कि ये जीवन से संबंधित है, जीवन हो गया। यानी कि दो चीज़ हैं जो कि ट्रिक पे आप देख सकते हैं। लिथास ऑलरेडी जो है, लिथास का मतलब ही होता है ये पत्थर के रूप में आता है, बायोस का मतलब होता है ये जीवन के रूप में आता है, ह्यूडर का मतलब है जल, और इटमास का मतलब है वाष्प। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद में हम लोग देख सकते हैं स्थल को जो है पृथ्वी के सतह को 2 भागों में बांटा गया है। उस 2 भाग कौन कौन से, एक महाद्वीप था, एक महासागर था। आगे हम लोग देखते हैं अगर समुद्र का जो है किसी भी जगह का अगर शिखर की ऊंचाई को मापना है तो उसके लिए समुद्र तल को लिया जाता है। समुद्र तल की जो गहराई होती है उसको क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, और यहाँ पे हमने जैसे अभी देखा कि सबसे ऊंची जो चोटी है, सबसे ऊंचा जो हमारा शिखर है वो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितनी मीटर है, 8,848 मीटर है। और जो सबसे निचली खाई है, जो हमारा जो समुद्र की गहराई है वो क्या है, हमारा प्रशांत महासागर का मेरियाना ट्रेंच यानी प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है जो 11,022 मीटर है।
ठीक है। आगे हम लोग अब महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग महाद्वीप पहले, उससे पहले हम लोग ये क्या आप जानते हैं उसको भी देख लेते हैं कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है जो हमेशा अमूमन एग्जाम में ये पूछी जाती है कि न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के हैं एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नार्गे शेरपा। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा ये 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले व्यक्ति थे। जो अभी मैंने बताया कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। इस पे सबसे पहले विश्व में चढ़ाई करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो दो व्यक्ति थे, एक न्यूजीलैंड के थे और एक भारत के थे। तो न्यूजीलैंड के जो व्यक्ति थे वो एडमंड हिलेरी साहब थे तथा भारत के जो व्यक्ति थे वो तेंजिंग नोर्गे शेरपा थे। इन दोनों ने कब चढ़ाई किया है माउंट एवरेस्ट पे? तो 29 मई 1953 को। ये कब चढ़े थे? 29 मई 1953 को चढ़े थे। उसी माउंट एवरेस्ट पे महिला भी चढ़ी थी विश्व में। तो वो महिला कौन थी? वो तो दोनों पुरुष हो गए थे जो एक साथ चढ़े थे, जो न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी थे तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा थे जो 29 मई 1953 को चढ़े थे। अब महिला भी चढ़ी थी वो भी विश्व में। तो वो महिला जापान की जुंको ताबेई थी। जुंको ताबाई, ऐसे अमूमन आम बोलचाल की भाषा में हमको जुंको तेबई कहते हैं हम लोग, लेकिन एनसीईआरटी में आप देख रहे हैं कि जापान की जुंको ताबाई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पे कदम रखा था। पुरुष तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे हो गए जो 1953 को रखे थे, और महिला में जापान की जुंको ताबेई है, विश्व की पहली महिला है जो क्या थे? माउंट एवरेस्ट के शिखर पे कदम रखा था। ठीक है। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं अब अपने भारत में जो है, भारत में तो आप पुरुष देख ही लिए हैं कि सबसे पहले जो है कौन रखे थे। आप ये देख सकते हैं कि तेंजिंग नार्गे शेरपा थे जो भारत के थे प्रथम बार। और महिला कौन थी भारत की जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी? तो हमारी बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिसने 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पे कदम रखा था। अगर भारत में पूछा जाए कि पुरुष में प्रथम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले कौन थे तो वो तेंजिंग नोर्गे शेरपा साहब थे जो 29 मई 1953 को गए थे। और महिला कौन थी? तो वो बछेंद्री पाल थी जो 23 मई 1984 को एवरेस्ट पे चढ़ी थी। ठीक है। ये हमारे भारत में पुरुष और महिला हो गए, और विश्व में पुरुष हो गए न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और जो 29 मई 1953 को चढ़े थे, और जापान की जुंको ताबाई जो 16 मई 1975 को चढ़े थे। दोस्तों मई ही महीना है जिसपे ये सारी चढ़ाई हुई है, मई में ही सारे लोग गए थे। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं महाद्वीप के बारे में। जो पृथ्वी का जो दो बड़े भूभाग थे, एक तो थे महाद्वीप और दूसरा थे महासागर। तो उस महाद्वीप के बारे में पहले हम लोग जानते हैं। पृथ्वी पर कुल 7 प्रमुख महाद्वीप है। पृथ्वी पे कुल कितने प्रमुख महाद्वीप है? 7 प्रमुख महाद्वीप है, जिसमें मैंने आपको दोस्तों बताया था ऊपर में। यह विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। एक जलराशि है जिसके द्वारा ये एक दूसरे से क्या है? अलग है। महाद्वीप कितने हैं? 7 हैं जो जलराशियों के द्वारा पृथक हैं, अलग हैं। ये महाद्वीप कौन सा है? एशिया हो गए, यूरोप हो गए, अफ्रीका हो गए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। जैसा कि चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखें तो ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। जैसे कि दोस्तों हम लोग देखते हैं कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है विषुवत रेखा, ये हमारा कौन सा रेखा है? विषुवत रेखा है। आप देख सकते हैं आगे तक ये हमारा विषुवत रेखा है, यहाँ तक जो है हमारा विषुवत रेखा है। और लगभग इसके उत्तरी भाग में ये देख सकते हैं कि दक्षिणी भाग में बहुत ही कम ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका का थोड़ा सा भाग है। अब इधर देखेंगे तो दक्षिणी अमेरिका का थोड़ा सा भाग होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में देख रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध में मैक्सिमम स्थलीय भाग है। मैक्सिमम हमारा कौन सा भाग है? स्थलीय भाग है। वही यहाँ कहने का तात्पर्य है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला स्थल का एक बहुत बड़ा भूभाग है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया जो है क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला हुआ। पृथ्वी का क्षेत्रफल लगभग कितना? ऑलमोस्ट 510.0710
मिलियन वर्ग किलोमीटर है। अब इसका 1/3 जो है, इसका 1/3 क्या है, ये एशिया में निवास करता है। यानी कि कह सकते हैं कि एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पृथ्वी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब एशिया महाद्वीप को हम लोग देखते हैं कि यह किस गोलार्ध में। आप देख सकते हैं कि यह जो हमारा विषुवत रेखा है, और यहाँ से यहाँ अगर हम 0 डिग्री पे बांटते हैं तो ये देख सकते हैं, ये मेरा उत्तर हो गया और ये पूरब हो गया। तो आप देख सकते हैं कि एशिया को अगर हम लोग देख सकते हैं तो उत्तर पूर्व भी कह सकते हैं। लेकिन ये किधर, अगर इधर माना जाएगा तो ये किस गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में है, यह पूरब की तरफ है। यानी कि एशिया जो है हमारा कहाँ पे है, पूर्वी साइड में है, पूर्वी दिशा की ओर है। देख सकते हैं यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। आप देख सकते हैं कि कर्क रेखा एशिया महाद्वीप से ही गुजरती है, जिसमें भारत के बहुत बड़े जो राज्यों को जो है वो गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो इससे यूरोप से अलग करती है। जैसे हम लोग चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं कि जैसे ये हमारा यूराल पर्वत है। ये हमारा कौन सा पर्वत है, यूराल पर्वत है, जो एशिया को यूरोप से अलग करती है। यानी एशिया को यूरोप से कौन सा पर्वत अलग करती है, ये हमारा यूराल पर्वत है। आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये हमारा यूराल पर्वत है। ये हमारा कौन सा पर्वत है, यूराल पर्वत है, जो यूरोप को एशिया से अलग करती है। आगे हम लोग देखते हैं यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहते हैं। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को हम लोग क्या कहते हैं, जैसे आपने ऊपर देखा था कि यूरोप था, यहाँ पे मान लीजिए कि यूरोप था, ये हमारा एशिया था। तो इसके सबसे बड़े जो संयुक्त, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे बड़े संयुक्त जो भूभाग को क्या कहते हैं, अलग करने वाली जो पर्वत हो गई वो कौन सी पर्वत हो गई, यूराल पर्वत हो गई। लेकिन इस संयुक्त जो भूभाग है, ये जो स्थल मंडल है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूरेशिया। यूरेशिया कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि 2 कॉन्टिनेंट, एक तो यूरोप और एशिया को स्थल भाग है जो ज्वाइंट है, जिसे क्या कहता है, यूरेशिया कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं एशिया कॉन्टिनेंट, तो हम लोग देख लिए एशिया कॉन्टिनेंट में महत्वपूर्ण याद करने की चीज़ें क्या है कि एशिया जो है हमारे 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 फैला हुआ, और ये किस गोलार्ध में है, ये हमारा पृथ्वी गोलार्ध में। इससे कर्क रेखा भी होके गुजरती है। एशिया को यूरोप से कौन सा पर्वत अलग करता है दोस्तों, तो ये यूराल पर्वत अलग करता है। और इस दोनों महाद्वीप एशिया और यूरोप के संयुक्त भूभाग को क्या कहते हैं, यूरेशिया कहते हैं। यूरेशिया कहने का मतलब यूरे यानी यूरोप और एशिया, यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को क्या कहते हैं, यूरेशिया कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं यूरोप के बारे में। यूरोप एशिया से क्या है, बहुत छोटा है। यूरोप एशिया से क्या है, बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। जैसे कि अभी आपने ऊपर देखा कि यह अगर एशिया है तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा। यानी कि एशिया अगर इधर पूरब में है तो इसके लेफ्ट साइड में क्या है, यूरोप है। तो यूरोप क्या है, एशिया के महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। कौन सा वृत्त होकर गुजरता है, आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त हमारा जो है ऊपर में है, इससे होकर ये क्या होता है, गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा दोस्तों। जैसे मैं बता दूं यहाँ पे कि यह 3 तरफ से जल घिरा हुआ यूरोप जो हमारा है। आप देख सकते हैं यहाँ उत्तर में भी जल है, आर्कटिक महासागर है, पश्चिम में भी हमारा अटलांटिक महासागर है, इधर भी भूमध्य सागर है। तो ये 3 तरफ से क्या है, 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखिए, हम इसकी स्थिति का पता लगाइए। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, और हम लोगों ने एशिया और यूरोप दोनों को पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ते हैं अफ्रीका को। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप है। आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा क्या हो गया, एशिया महाद्वीप हो गया। इसके बाद में हमारा दूसरा कौन सबसे बड़ा महाद्वीप हो गया, अफ्रीका महाद्वीप, जिसके अंध महाद्वीप भी हम लोग कहते हैं। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं
यहाँ देख लीजिए, ये अफ्रीका है। आप देख सकते हैं कि विषुवत वृत्त आपको यहाँ दिख रहा होगा। ये जो हमारा विषुवत वृत्त है, आप अफ्रीका के एकदम बीचों बीच से होके गुजरती है। अफ्रीका के बीचों बीच से उसे देख सकते हैं दोस्तों। अफ्रीका ही एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें से सारी चीज़ें होके गुजरती है। एक तो विषुवत रेखा इनके बीचों बीच से गुजरती है। आप अफ्रीका को देख सकते हैं कि यहाँ पे कर्क रेखा जो है, यहाँ पे कर्क रेखा देख रहे हैं जो अफ्रीका को बीचों बीच भाग में काटती है। अफ्रीका से होके गुजरती है। मकर रेखा भी है जो अफ्रीका के से होके गुजरती है। यानी कि अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे विषुवत रेखा भी गुजरती है, कर्क रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है। यानी कि ये तीनों चीज जो है अफ्रीका महाद्वीप से होते हुए जाती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि अफ्रीका का मैक्सिमम भाग जो है उत्तरी गोलार्ध में है। चित्र 5.1 को देखिए, आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिसे होकर कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अफ्रीका महाद्वीप से भी ऊपर में था कर्क रेखा, बीच में हमारा विषुवत वृत्त और नीचे दक्षिण में क्या था, मकर रेखा। ये तीनों रेखाएं क्या होती है, अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। जो विश्व में अफ्रीका महाद्वीप है वहाँ में रेगिस्तान सहारा का रेगिस्तान है, जो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि कहाँ स्थित है, अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि यह महाद्वीप जो है चारों तरफ से, आप देख सकते हैं कि उसके उत्तर में भी भूमध्य सागर, पश्चिम में भी अटलांटिक महासागर, दक्षिण में दक्षिण महासागर, पूरब में हिंद महासागर, चारों तरफ से अफ्रीका महाद्वीप के चारों तरफ से क्या है, हमारा समुद्र से घिरा हुआ है। आप देख सकते हैं दोस्तों, सहारा मरुस्थल भी अफ्रीका महाद्वीप में जो सबसे क्या है, गर्म स्थान है। इस तरह हम देख सकते हैं कि अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जो चारों तरफ से सागर से घिरा हुआ है। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है, नील नदी है, जो अफ्रीका से होकर गुजरती है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है, जो कहाँ से गुजरती है, ये अफ्रीका से ही गुजरती है। आप देख सकते हैं दोस्तों, कोई चित्र देखेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये चीज़ें ध्यान में रहेगी। ये नील नदी देख सकते हैं कि ये नील नदी का जो बहाव है ये अफ्रीका दिशा में ही है, अफ्रीका महाद्वीप में भी है। यानी नील नदी कहाँ सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो किस महाद्वीप में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तो बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त इनमें किन भागों से होकर गुजरती है। आप देख सकते हैं कि विषुवत वृत्त जो है तो बीचों बीचों भाग में गुजरती है, कर्क रेखा उत्तरी भाग में गुजरती है, मकर रेखा उसके दक्षिणी भाग में गुजरती है। हम लोगों ने अभी तक देखा दोस्तों, एशिया महाद्वीप जो सबसे बड़ा है उससे छोटा हमारा देख सकते हैं दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा अफ्रीका महाद्वीप है। उसके बाद हम लोगों ने देखा यूरोप महाद्वीप। अब हम लोग देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब देख सकते हैं कि प्रथम जो सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा एशिया हो गया, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा अफ्रीका हो गया, तीसरा जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो हमारा कौन सा महाद्वीप है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सकड़े से स्थल से जुड़ा, किससे जुड़ा है, एक संकीर्ण स्थल है, संकीर्ण स्थल है जिससे जुड़ा हुआ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पनामा जल संधि। पनामा जल संधि कहता है। कौन सा जल संधि, पनामा जल संधि नहीं दोस्तों, ये चूंकि स्थल से जुड़ा हुआ इसलिए इसको स्थल संधि कहेंगे। जो जल से जुड़े हुए रहेंगे उसको जल संधि बोलेंगे। तो उत्तरी अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका में एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है, जिस स्थल को स्थल संधि कहते हैं। चूंकि ये दो बड़े स्थल को जो पतली सी जो स्थल है उस जोड़ती है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा उत्तरी अमेरिका है और ये हमारा दक्षिणी अमेरिका है। अब बीचों बीच एक संकीर्ण स्थल गई है जो इस दोनों उत्तरी अमेरिका को और दक्षिणी अमेरिका को अगर जोड़ रही है, ये संकीर्ण स्थलनुमा जगह, तो ये क्या हो गया, स्थल संधि हो गया। और इन दोनों महाद्वीप को जोड़ने वाली जो स्थल है उसका नाम है पनामा। यानी कि पनामा जल संधि जो है
उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ दिया। दोस्तों इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में काफ़ी पूछे जाने वाले प्रश्न है। आप इधर फिगर में भी आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये हमारा उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका, ये जो स्थल पतली सी जो संकीर्ण जो जोड़ रही है, इसी को क्या कहते हैं, पनामा स्थल संधि कहते हैं, जो उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ रही है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप क्या है, उत्तर में आप देख सकते हैं कि ऊपर के भाग में है एवं विषुवत वृत्त जो है उसके पश्चिम भाग में है, यानी कि उत्तर एवं पश्चिम में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। यह महाद्वीप, आप इन महासागरों के नाम बताइए। चलिए हम लोग फिगर में देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका कौन कौन से महासागर से घिरा हुआ। आप देख सकते हैं कि इसके पश्चिम में जो है प्रशांत महासागर हो गया, इसके पूरब भाग में है अटलांटिक महासागर है, इसके ऊपर में जो है उत्तरी भाग में यहाँ देख सकते हैं आर्कटिक महासागर है। तो ये उत्तरी अमेरिका जो है आर्कटिक महासागर, इधर अटलांटिक महासागर और इधर प्रशांत महासागर, इन 3 महासागरों से जो है हमारा कौन सा महाद्वीप घिरा हुआ है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप घिरा हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अब दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अब देख सकते हैं दोस्तों ये फिगर में, जैसा कि ये हमारा कौन सा गोलार्ध है, ये दक्षिणी अमेरिका है और ये मेरा कौन सा रेखा है, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा का लगभग आप देख सकते हैं कि मुझे तो ज्ञात है कि 85% भाग जो है ये कहाँ पे पड़ जा रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में। यानी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का अधिकांश भाग ये किस गोलार्ध में है, ये दक्षिणी गोलार्ध में है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन कौन से 2 महासागर है, तो आप आइए हम लोग इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि फिगर देखेंगे तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर रहेगा। आप देख सकते हैं कि ये हमारा दक्षिणी अमेरिका है, तो इसके पूर्व में हमारा कौन सा महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर हो गया। इसके पूर्व में कौन सा महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर, एवं पश्चिम में कौन सा हो गया, हमारा प्रशांत महासागर हुआ। यानी कि दक्षिण अमेरिका के पूरब में हमारा अटलांटिक महासागर एवं पश्चिम में हमारा कौन सा महासागर हो गया, प्रशांत महासागर हो गया। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। आप देख सकते हैं कि अफ्रीका में हम लोग देखे थे कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी थी, तो वो नील नदी थी। किस महाद्वीप में थी, अफ्रीका महाद्वीप में थी। उसी तरह हम लोग देख सकते हैं कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहने का मतलब है दोस्तों, अगर ये पर्वत है तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पर्वत मिलके जो है ये एक श्रृंखला नुमा निर्माण करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, पर्वत श्रृंखला। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है, तो एंडीज है, जो कि क्या है, दक्षिण अमेरिका के उत्तर से दक्षिण की ओर फैला। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये हमारा कौन सा महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, जो कि इस विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ये कौन सा है, एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जो विश्व की क्या है, सबसे लंबी है, जो उत्तर से आप देख रहे हैं कि दक्षिण की ओर फैली हुई है। यानी कि दक्षिण अमेरिका जो है, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में पड़ने वाली एंडीज पर्वत वो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो दक्षिण महाद्वीप में उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। उसके बाद दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी, अब विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन नदी है। मैंने उस समय अफ्रीका महाद्वीप में बताया कि वो सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वो अमेजन नदी है। अमेजन नदी कहाँ पड़ता है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। आइए हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों, ये थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं कि स्थल संधि हम लोग किसे कहते हैं। स्थल का एक सकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। जैसे मैंने आपको ऊपर ही बताया दोस्तों, उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिण अफ्रीका बहुत बड़ा एक स्थलीय भाग है। देख सकते हैं ये दोनों महाद्वीप क्या है, एक बहुत बड़ा स्थलीय भाग है। तो इस बहुत बड़े दोनों स्थलीय भूभाग को जोड़ने के लिए एक पतली सी स्थल जो है सकड़ी नुमा भाग होता है, जिसको क्या कहते हैं,
स्थल संधि कहते हैं। यही स्थल है जो इस दोनों को संधि करा। जैसे हम लोग लड़का लड़की का जब शादी करते हैं दोनों एक हो जाते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, एक युगल जोड़ी हो जाते हैं, वहाँ संधि हो जाती है। तो इसी तरह दो बड़े स्थल को, दो बड़े भूभाग को एक सकड़ी नुमा स्थल अगर उसको जोड़ रही है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्थल संधि कहेंगे। उसी तरह जल संधि हम लोग किसे कहेंगे दोस्तों, कि दो बड़े जल भूभाग को, आप देख सकते हैं कि पानी का सकड़ा भाग दो बड़े जल संधि जैसे समुद्र तथा महासागर को एक दूसरे से जोड़ता है। स्थल संधि तो समझ गया कि दो बड़े स्थल को, दो बड़े, आप देख सकते हैं ये दो बड़े स्थल को एक सकड़ी नुमा स्थल ही जोड़ता है। यानी जहाँ स्थल की बात आ रही है वहाँ स्थल ही स्थल को एक सकरा स्थल जोड़ेगा। लेकिन जहाँ बात आ रही है जल की तो दो बड़े जल का भूभाग एक पतला जल के भूभाग के द्वारा जोड़ा जाएगा, उसको जल संधि कहेंगे। तो देख सकते हैं कि समुद्र तथा महासागरों को, एक समुद्र तथा महासागरों को एक सकरा जल के द्वारा, एक सकरा वाटर बॉडी के द्वारा अगर जोड़ा जा रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जल संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं कि अगला महाद्वीप कौन सा है हमारा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया क्या है हमारा, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया है। उसके बाद दूसरा महाद्वीप हमारा कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप है। उसके बाद तीसरा हमारा कौन सा है, उत्तरी अमेरिका। चौथा हमारा कौन सा हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया। उसके बाद में हमारा क्या हो गया, अंटार्कटिका महाद्वीप हो गया। उसके बाद हमारा कौन सा हो गया, यूरोप महाद्वीप हो गया। फिर हमारा सबसे छोटा क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया। मैं इसको आपको नक्शे के अनुसार मैं बताऊंगा दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में। देख सकते हैं जैसा कि दोस्तों ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है और ये हमारा विषुवत वृत्त है जो पूरी तरह से, इसका एक भी भाग, थोड़ा भी भाग जो है आपका इस उत्तरी गोलार्ध में नहीं है। टोटल किस गोलार्ध में, ये टोटल हमारा दक्षिणी गोलार्ध में। और चारों तरफ से आप देख सकते हैं कि पश्चिम में, पूरब में, उत्तर में और दक्षिण में क्या पाया जा रहा है, यहाँ ही सागर ही सागर है, महासागर ही महासागर। इस तरह से आप कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के चारों तरफ क्या है, सागर की काफ़ी मौजूदगी है। वहाँ द्वीप वगैरह भी दोस्तों बहुत है, इसीलिए यह चारों तरफ महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहता है। द्वीपीय कहने का मतलब बहुत सारा द्वीप वगैरह, बहुत सारे द्वीप हैं चारों ओर, सागर महासागर हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को क्या कहता है, द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप देखते हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप देखते हैं। यह एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिका महाद्वीप जो है जो सबसे नीचे में, अगर ये हमारा पृथ्वी है तो यहाँ पे मेरा कौन सा महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आप देख सकते हैं मैंने जैसे अभी फिगर बनाया कि ये मेरा अंटार्कटिका महाद्वीप है और ये मेरा विषुवत वृत्त है। इधर उत्तर हो गया और ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप किस ध्रुव पे है, दक्षिणी ध्रुव पे है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। अंटार्कटिका महाद्वीप जो है हमेशा क्या होता है, वहाँ मोटा से मोटा बर्फ का परत से ढका हुआ रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं करते। भाई निवास कैसे करेंगे, न वहाँ पीने के लिए जल है, न रहने के लिए स्थल है, न लेने के लिए वायु है। ठीक है, इसलिए वहाँ अनुकूल वातावरण नहीं है सामान्य मनुष्य के लिए, इसलिए वहाँ मानव निवास नहीं करते हैं। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। अलग अलग कंट्रीज के जो शोध केंद्र है ये क्या है, अंटार्कटिका पे स्थित है। उसमें से हमारा अपना भारत के भी शोध संस्थान यहाँ है जिनके नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। आप देख सकते हैं कि भारत एक मित्र राष्ट्र है इसलिए इसको मैत्री का है। दूसरा हमारे यहाँ गंगा पाया जाता है तो आप इसको कह सकते हैं कि दक्षिण में है तो दक्षिण गंगोत्री के रूप में है। तो ये दोनों ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। चूँकि भारत क्या है, एक मित्रवत देश है इसीलिए जो है वहाँ मैत्री है। दूसरा हम लोग के यहाँ गंगोत्री है और ये अंटार्कटिका दक्षिण में इसलिए दक्षिण गंगोत्री है। यानी कि दो हमारा क्या हो गया, शोध संस्थान हो गया। कहाँ पे हो गया, अंटार्कटिका पे। हम लोगों ने दोस्तों स्थल मंडल के बारे में हम लोगों ने आज टोटल पढ़ा, सातों महाद्वीप के बारे में पढ़ा। चलिए हम लोग एक बार
बहुत सी सरसरी निगाह से उसको रिवाइज कर लेते हैं, ताकि जो है मुझे लगता है कि दोबारा आप लोग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। आप देख सकते हैं कि पृथ्वी जो है, जिस भाग पे हम लोग रहते हैं, जिस ठोस भाग पे रहते हैं, उसको हम लोग भूमंडल कहते हैं। और पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का आवरण है उसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। जलमंडल जो पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पे आप देख सकते हैं 71% भाग पे जो है जल पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जलमंडल कहते हैं। भूमंडल के बारे में बताया कि ये भूमंडल क्या है, ये पृथ्वी का सबसे ठोस भाग है, पृथ्वी का सबसे ठोस भाग है, जिसको भूमंडल या स्थलमंडल कहते हैं। जो किससे मिलके बनता है, जो चट्टानों से मिलके बना, मिट्टी के पतली परतों से मिलके बना हुआ, जहाँ जीवों के लिए, हम लोगों के लिए काफ़ी पोषक तत्व पाए जाते हैं। उसी तरह पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया। वो कौन कौन सा बात है, महाद्वीप जहाँ हम लोग निवास करते हैं, महासागर जहाँ जलाशय ही जलाशय है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किसी भी स्थल के शिखर का जो पैमाना हम लोग नापते हैं, उसको नापने के लिए समुद्र तल का जो तल होता है, समुद्र का जो तल होता है उससे हम लोग मापते हैं, और उसको 0 डिग्री शून्य मापते हैं, और वहाँ से किसी भी शिखर का या किसी भी स्थल का जो शिखर होता है उससे नापते हैं, ठीक है। और हम लोगों ने इसमें देखा कि आप देख सकते हैं कि एशिया महाद्वीप कहाँ है, अफ्रीका कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, यूरोप कहाँ है, उत्तरी अमेरिका कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका कहाँ है दोस्तों, ठीक है। ये 7 महाद्वीप, और हम लोगों ने महासागर के बारे में देखा। उसमें भी देखा कि अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे जो क्या है, सहारा मरुस्थल, जो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, और वो सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है। आप देख सकते हैं विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है, नील नदी है, जो अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है। उसी तरह दक्षिणी अमेरिका में भी हम लोगों ने देखा था कि विश्व की सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी किस महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में, जो नील नदी है। और सबसे बड़ी नदी है जो दक्षिण अमेरिका में है, कौन सी नदी है, अमेजन नदी। उसी तरह हम लोगों ने अफ्रीका में देखा, और क्या देखा है, दक्षिण अमेरिका में भी हम लोग एंडीज पर्वत को देखेंगे, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, विश्व की क्या है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो दक्षिण अमेरिका के उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ। उसी तरह हम लोगों ने देखा कि यूरोप और एशिया को अलग कौन करता है, आप देख सकते हैं यूराल पर्वत जो है यूरोप और एशिया को क्या करता है, अलग करता है। और यूरोप और एशिया जो है, ये दोनों जो भूभाग है ये संयुक्त रूप से है, इसलिए इनको क्या कहता है, यूरेशिया कहा जाता है। कि इसलिए यूरेशिया कहता है कि यूरोप और एशिया दोनों जो है संयुक्त भूभाग है, ठीक है दोस्तों। हम लोगों ने ये देखा। उसके बाद में देखा कि उत्तरी अमेरिका में कौन सा पर्वत पाया था, रॉकी पर्वत पाया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं महाद्वीप के बारे में भी देखा हम लोगों ने कि 7 महाद्वीप है। उससे पहले हम लोगों ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को देखा कि यह 8,848 मीटर है। विश्व का सबसे गहरा भाग कौन सा है, प्रशांत महासागर का मेरियाना ट्रेंच यानी मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई कितनी है, 11,012 मीटर है। उसके बाद में हम लोगों ने महाद्वीप के बारे में जाके, हमारे महाद्वीप कितने हैं, 7 महाद्वीप है। उससे पहले हम लोग क्या आप जानते हैं, हमें देखा कि न्यूजीलैंड विश्व में पुरुष और महिला सबसे पहले कब गए, भारत में पुरुष और महिला सबसे पहले गए। तो विश्व में पुरुष सबसे पहले कौन गए, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी 29 मई 1953 को, और महिला गई जापान की जुंगो तेबई 16 मई 1975 को। ये विश्व में पुरुष और महिला हो गए। भारत में पुरुष कब गए, यानी एडमंड हिलेरी साहब के साथ ही गए तेंजिंग नोर्गे शेरपा साहब 29 मई 1953 को, और महिला कौन गई, बछेंद्री पाल 23 मई 1984 को गए। उसके बाद में हम लोग आते हैं इधर महाद्वीप की तरफ। तो महाद्वीप हम लोगों ने देखा कि 7 महाद्वीप है, जिसमें सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा कौन सा है, एशिया महाद्वीप है, जो कुल क्षेत्रफल है 510 पॉइंट समथिंग मिलियन वर्ग किलोमीटर। उसका 1/3 भाग क्या है, एशिया ही है। और यह किस गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में। इससे कर्क रेखा जो है इस महाद्वीप से होकर होती है, यानी एशिया से कौन सा महाद्वीप होती है, यानी विषुवत रेखा के उत्तर में जो निर्धारित है कर्क रेखा, वो हमारे एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। अब मैंने बताया कि एशिया पश्चिम में यूराल पर्वत है जो यूरोप से अलग करती है। मैंने बताया कि एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है, यूराल पर्वत अलग करता है, और उसके संयुक्त भूभाग को क्या बोलते हैं, यूरेशिया कहते हैं। यूरोप जो है आप देख सकते हैं यूरोप में वैसा कुछ है नहीं जिसको मैं बताने, यह तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। अफ्रीका के बारे में मैंने बताया कि अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है दोस्तों जिससे होकर विषुवत वृत्त, उत्तर में कर्क रेखा, दक्षिण में मकर रेखा, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये किस महाद्वीप से होकर गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप से ही होकर गुजरती है,
ठीक है। इसमें सबसे बड़ा जो है रेगिस्तान जो है सहारा रेगिस्तान, ये सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। सबसे लंबी नदी जो है नील नदी, जो अफ्रीका से ही होकर गुजरती है। मैंने उत्तरी अमेरिका के बारे में बताया कि यह तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। यह दक्षिण अमेरिका को, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जो दोनों जुड़ते हैं वो किससे जुड़ते हैं? पनामा स्थल संधि से, पनामा स्थल संधि से ही जुड़ते हैं। यानी पनामा स्थल संधि किन दो महाद्वीपों को जोड़ती है? उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ती है, ठीक है। आगे हम लोग देख सकते हैं कि दक्षिणी अमेरिका जो है ये किस गोलार्ध में, जो अधिकांश भाग इसका कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में है। दक्षिणी अमेरिका में मैंने देखा कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला है। और सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। ऑस्ट्रेलिया को देखा कि ये सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। और एक और चीज़ इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वी के भूभाग में दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा महाद्वीप है? तो हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जिसको क्या कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने देखा अंटार्कटिका महाद्वीप जो है, अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव पे है। यह बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए हमेशा क्या होता है? बर्फ का मोटा परत रखा था, जिसके कारण मानव का निवास नहीं संभव है। इसलिए इसको क्या बना दिया गया? शोध केंद्र बना दिया गया। और अलग अलग देशों का जो है अलग अलग शोध केंद्र है। उसमें हमारा भारत है, जो कि भारत मैंने बताया कि एक मित्रवत देश है, इसलिए वहाँ का मैत्री, और हमारे यहाँ गंगा भी पैती, इसीलिए दक्षिण दिशा में के कारण दक्षिण गंगोत्री, तो मैत्री और दक्षिण गंगोत्री हमारा शोध केंद्र कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आज आपको स्थल मंडल से चिर परिचित कराया। अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में मैं आपको जल मंडल, वायुमंडल और जीव मंडल के बारे में बताऊंगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो के अंत तक जरूर देखें। मेरा उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो काफ़ी अच्छा आपको फील कराता होगा, और ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये काफ़ी सरल और सहज स्वभाव में समझाया गया ये चैनल है। सो धन्यवाद आप सभी का।